हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, देखो पार्टनरशिप जो अपने इंडिया में एनफोर्स हुआ, एनफोर्स का मतलब एप्लीकेबल हुआ, अपना जो पार्टनरशिप बिजनेस था वो अपने इंडिया में जो एप्लीकेबल हुआ था अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ इसे जो अप्लाई किया था वो किया था 1 अक्टूबर। कब किया था? 1 अक्टूबर। कब किया था? 1 अक्टूबर 1932 को। कब किया था? 1 अक्टूबर 1932 को। कब किया? इंडिया में सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ है? 1 अक्टूबर 1932। क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 1932 1 अक्टूबर 1932 से पहले पार्टनरशिप नहीं चलती थी क्या? क्या पहले उससे पहले पार्टनरशिप टाइप का कोई बिजनेस नहीं चलता था क्या? यानी पहले 2 और मोर पर्सन मिलके बिजनेस नहीं करते थे क्या 1 अक्टूबर 1932 से पहले? एक बच्चे ने पूछा है। बच्चे बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। तो सर उससे पहले की जो एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल होते थे? यानी एक्ट तो एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 1932 को, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे। तो पहले जब पार्टनरशिप हुआ करती थी 1 अक्टूबर 1932 से पहले जो पार्टनरशिप हुआ करती थी उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता था? किस लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता था? बिल्कुल सही बेटा। इससे पहले एक एक्ट चलता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 एक एक्ट चलता था। यानी 1 अक्टूबर 1932 से पहले जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो बिजनेस हुआ करता था वो किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ करता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के 1872 के अकॉर्डिंग होता था। आई बात समझ में? 1 अक्टूबर 1932 को तो क्या एप्लीकेबल हुआ? पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, क्या इससे पहले पार्टनरशिप नहीं चलती थी? चलती थी, लेकिन उस पार्टनरशिप में जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे वो पार्टनरशिप एक्ट के नहीं किए जाते थे। वो कौन से एक्ट के, कौन से लॉ के किए जाते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एप्लीकेबल होते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा सा एक एनफोर्स वाला टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो 1 अक्टूबर 1932 को ये अपने इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्केलेटन अप्रोच चलती है। स्केलेटन अप्रोच का मतलब होता है, एक अप्रोच होती है स्केलेटन अप्रोच। स्केलेटन अप्रोच का मतलब होता है कि इस एक्ट में जितने भी सेक्शन बनाए गए हैं वो एक साथ एप्लीकेबल नहीं किए गए थे, सारे एक साथ एप्लीकेबल नहीं किए गए थे। जैसे जैसे एक्ट में सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होने लगी ऐसे ऐसे आपके एक्ट को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, थोड़ा यानी एक मजबूत बनाने के लिए धीरे धीरे एक्ट डाले गए, यानी धीरे धीरे सेक्शंस डाले गए। ठीक है, उसको थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, तो डॉट एक साल बाद यानी 1 अक्टूबर से जस्ट 1 साल बाद, यानी कब? 1 अक्टूबर 1933 को, 1 अक्टूबर 1933 को एक न्यू सेक्शन और ऐड कर दिया गया। उस सेक्शन का नाम था 69। सेक्शन का नाम क्या था? 69। ठीक है, एक 69 नाम का सेक्शंस जोड़ा गया था। इसे आप ना, आप आगे क्लासेस में जब एक बिजनेस लॉ पढ़ोगे तो बिजनेस लॉ में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज, है ना? क्लियर? क्योंकि पार्टनरशिप हम नहीं पढ़ पाएंगे, फिर इंटरेस्ट उसी में चल जाएगा फिर, है ना? तो एक सेक्शन ऐड किया गया था 69 नंबर का सेक्शन।
ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई सेक्शंस ऐड होते गए, ठीक है। तो इसको स्केलेटन अप्रोच कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे नेसेसरी होती है ऐसे। हाँ, अब उस बच्चे के क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। अब इसमें बताया गया है इसके बैकग्राउंड के बारे में। अपन जो पढ़ रहे थे ना बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड यहाँ पर समझाया गया है। क्या कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पहले, प्रायर से पहले जो पार्टनरशिप के जो रूल्स है वो कहाँ कवर्ड थे। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कानून था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो कहाँ कवर्ड थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर्ड थे। यानी 1872 के रूल्स ही इंडियन पार्टनरशिप में चलते थे, कहने का मतलब ये था, ठीक है, क्लियर। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल जो सेक्शंस थे, टोटल जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो टोटल कितने थे? 266। कितने सेक्शंस थे? 266 टोटल सेक्शंस थे। समझ में आया? ठीक है। अब 266 के सेक्शंस को कैसे डिवाइड किया गया था यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 266 के सेक्शंस को यहाँ पर कैसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये ऐसे डिवाइड किया गया था कि भैया एक सेक्शन 1 से लेके नहीं 75 तक के जो सेक्शन थे ना, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के थे। कौन से? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज होता है, ठीक है। बिजनेस लॉ पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपके नेक्स्ट सेक्शन है 76 से लेके नहीं 123 तक के जो सेक्शंस थे ना, मैं बात कर रहा हूँ 266 सेक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो 76 से 123 तक के जो सेक्शंस थे वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एप्लीकेबल हुआ करते थे, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एप्लीकेबल हुआ करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट है 124 से लेके 147 तक के जो सेक्शन थे वो इंडिमनिफाई के, गारंटी के सेक्शंस थे, ठीक है। इंडिमनिफाई एंड गारंटी से रिलेटेड सेक्शंस थे। और जो यहाँ पर आपके 148 से 181 तक के जो सेक्शंस थे वो बेलमेंट एंड प्लेस से रिलेटेड थे, ठीक है। बेलमेंट एंड प्लेस से रिलेटेड ये सेक्शंस थे, ठीक है। और आपके जो 182 से लेके 238 तक के जो सेक्शंस थे ना, वो थे एजेंसी से रिलेटेड सेक्शंस। किससे? एजेंसी से रिलेटेड सेक्शन। और 239 से लेके नहीं 266 तक के जो सेक्शंस थे ना, जो रूल्स थे, वो पार्टनरशिप एक्ट के थे, वो पार्टनरशिप एक्ट के थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पहले पार्टनरशिप एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो पार्टनरशिप में रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते थे, वो कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते थे? 239 से लेके नहीं 266 तक के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आओ फटाफट आओ, आगे पढ़ लोगे। कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ में पढ़ोगे आप आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, आपके सिलेबस में आ जाएगा ये, है ना, धीरे धीरे। हाँ, उसके बाद आते हैं अपन कि बेटा ये आपको नोट डाउन करने के लिए मैंने पहले तो दे दिया था, लेकिन अब आपको वीडियो पॉज करके नहीं नोट डाउन करना है, ठीक है। क्लियर ना? क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है हमारे पास। क्लियर? हाँ, आप वीडियो को बैक करके नहीं एक बार देख सकते हो। हाँ, अब है इसका टेरिटोरियल एरिया क्या है, कितने एरिया में ये पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। ये एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ ना, ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, संपूर्ण इंडिया, होल ऑफ इंडिया,
लेकिन उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर ने इस सेक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए, इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि जैसे कि हमने जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिस पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। आर्टिकल 370 में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ जम्मू एंड कश्मीर को क्या दे रखा था, राइट दे रखे थे कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है पूरे इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ जैसे इलेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, करेंसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और डिफेंस से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मानने पड़ेंगे। बाकी के आप इन रूल्स के अलावा बाकी के जितने भी रूल्स हैं वो आपके खुद के रूल्स बना सकते हो। यदि आपको इंडिया के रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पसंद आते हैं तो आप उनको भी ले सकते हो या आप अपने खुद के रूल्स बना सकते हो। ये जम्मू एंड कश्मीर को क्या दिया गया था, स्पेशल राइट दिया गया था। और किस कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के 370 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये राइट दिया गया था। लेकिन आपको पता है अब नरेंद्र मोदी जी ने इस आर्टिकल को हटा दिया, इस आर्टिकल 370 को हटा दिया है। अब जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे बाकी के स्टेट की तरह हो गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया है वो जम्मू एंड कश्मीर को भी मानना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पर आज की बात करें तो आज का तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, एस्केप वगैरह वर्ड हट चुका है अब, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, उसके बाद है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं बनाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं बनाए हैं। सर उस पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल? कुछ रूल्स एंड कुछ कंडीशंस ऐसी है जिन पर हमारे पार्टनरशिप एक्ट में हमने रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं किए, सेक्शन में हमने कंसीडर नहीं किया है, तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट में कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? यदि किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप एक्ट में कोई रूल साइलेंट है, क्या है? रूल साइलेंट है। इफ पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन एनी पॉइंट, यदि किसी पॉइंट पर पार्टनरशिप एक्ट क्या है, साइलेंट है, इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं बनाया गया है, तो वहां पर आपके जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो रूल्स है वो ही एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। किसी रूल्स पर यदि पार्टनरशिप एक्ट नहीं कंसीडर किया तो वहां पर किसका रूल चलेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही अप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई। वहां पर जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? तो ये भैया पार्टनरशिप की क्या थी, हिस्ट्री थी। ये पार्टनरशिप की क्या थी, हिस्ट्री थी। ये पार्टनरशिप एप्लीकेबल की क्या थी, हिस्ट्री थी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ये पार्टनरशिप की क्या थी, हिस्ट्री थी। ये पूरी पार्टनरशिप की हिस्ट्री आ गई। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। कंप्लीट नोट डाउन कर लिया? पक्का? चलो नोट डाउन कर लिया तो अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेफिनेशन। हमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन, आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है? किसी बिजनेस को करने के लिए 2 और मोर पर्सन जब ज्वाइन होते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में तो यही कहते हैं पार्टनरशिप को। जब किसी बिजनेस को करने के लिए 2 और मोर पर्सन ज्वाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन बेटा अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अकॉर्डिंग टू किसी ऑथर के, अकॉर्डिंग टू ऑथर या किसी अकॉर्डिंग टू किसी एक्ट या अकॉर्डिंग टू किसी सेक्शन
के अकॉर्डिंग आपको क्या देनी पड़ेगी, डेफिनेशन देनी पड़ेगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो क्या करें कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 ने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एप्लीकेबल होता है इस पर, उसके सेक्शन 4 ने ही आपको डेफिनेशन दी है। सेक्शन 4 ने डेफिनेशन प्रोवाइड की है। क्या सेक्शन 4 ने डेफिनेशन दी है कि पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। यहां पर जो पार्टनरशिप है ना, वो टू और मोर पर्सन के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जैसे दो कबूतरों का होता है, म्यूचुअल रिलेशन। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन है, आपको पता है म्यूचुअल रिलेशन का मतलब फेथफुल रिलेशन। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब होता है फेथफुल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सनों के बीच का एक म्यूचुअल रिलेशन है जिसमें वो क्या एग्री करते हैं, हु हैव एग्री यानी एग्रीमेंट करते हैं कि इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। हु हैव एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all, any of them acting for all। देखो सबसे बड़ी इसमें चीज है कि पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि 5 पर्सन इन्वॉल्व किए तो 5 पर्सन एक्टिव रहने चाहिए, जरूरी नहीं है। उनमें से हो सकता है कि 5 पर्सन चाहो तो 5 पर्सन कैरिड ऑन किया जा सकता है, कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, या उसमें से 4 पर्सन ने तो बोल दिया कि हम भाई काम तो हम पे नहीं आता है, हम काम तो नहीं करेंगे, काम तो तुम कर लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा ले लेना चाहे, ठीक है, काम नहीं करेंगे, तो वहां पर एक्टिंग फॉर ऑल के लिए कोई एनी 1 पर्सन काम कर रहा है तो। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या हुई, पार्टनरशिप इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड या हु हैव एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried on by all and any of them acting for all। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये क्लियर है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये देनी है आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए, याद रखना, चाहे वर्ड टू वर्ड याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है एक बात मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू रितेश अग्रवाल, अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, अकॉर्डिंग टू मोदी। जब अकॉर्डिंग टू किसी के अकॉर्डिंग आप जब डेफिनेशन देते हो तो याद रखना सेम टू सेम वर्ड डेफिनेशन देनी होती है, एक बात इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप किसी अकॉर्डिंग टू लगाओ ना तो डेफिनेशन सेम टू सेम वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, यूज होते हैं। क्लियर, हाँ। अब आते हैं द पर्सन who have entered into partnership business with one another are individually called partner। देखो ध्यान दो, एक बात मैं आपको समझा दूं, क्या बात समझानी है मुझे। मान लो कि हमारे पास एक मकान है, यानी एक प्लॉट है, और मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूं कि यार ये प्लॉट को अपन खरीद लेते हैं, ऐसे करते हैं, आधा पैसा तू लगा दे इस प्लॉट को खरीदने में और आधा पैसा मैं लगा देता हूं। ठीक है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, पहली बात उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। अब उस प्लॉट के 2 ओनर हो गए, मैं भी और मेरा फ्रेंड भी, तो उन्हें हम वर्ड यूज लेंगे को ओनर। क्या यूज लेंगे, को ओनर। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर। तो ऐसे ही हम जब किसी बिजनेस में 2 और मोर पर्सन जब मिलते हैं,
जब किसी बिजनेस में 2 और मोर पर्सन मिलते हैं तो इंडिविजुअली उन्हें क्या बोलते हैं, हम पार्टनर बोलते हैं। जैसे हम वहां पर को ओनर बोल रहे थे ना इंडिविजुअली, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनर। क्लियर। आप एक स्कूल में या एक कॉलेज में 2 और मोर पर्सन जब इन्वॉल्व होते हो, क्या बोला जाता है, स्टूडेंट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलते हैं फिर वहां पर, स्टूडेंट। ठीक है। तो हर एक थीम होती है। ठीक है। हाँ, और 2 और मोर पर्सन जब इन्वॉल्व होते हैं तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, याद करो, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, फर्म। उस बिजनेस को हम किस नेम से जाना जाता है, फर्म के नाम से जानते हैं। जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी बिजनेस में एक साथ मिलते हैं, तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्म। उसको क्या बोलेंगे, फर्म। अब आप जरूरी है कि फर्म का नाम क्या रखो। ठीक है, फर्म का क्या नाम रख रहे हो। ठीक है, आप अपनी फर्म का क्या नाम रख रहे हो, अपने बिजनेस का नाम क्या रख रहे हो, क्योंकि आप 5% मिल रहे हो तो किसी एक का नाम तो रखोगे नहीं आप। जैसे रितेश भी मिल रहा है, नितेश भी मिल रहा है, हितेश भी मिल रहा है, तो किसी रितेश के नाम से तो वो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, या जरूर ये चलेगा कि रितेश एंड ब्रदर्स के नाम से बिजनेस चलेगा। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, बिजनेस नेम। क्या बोलते हैं, बिजनेस नेम। क्या बोलते हैं, बिजनेस नेम। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस नाम से बिजनेस चलाया जाता है उसे हम फर्म्स नेम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फर्म्स नेम। जैन एंड ब्रदर्स, अग्रवाल एंड ब्रदर्स, रितेश एंड ब्रदर्स, है ना, ये क्या है, फर्म का नाम है। आपको उस फर्म का एक नाम रखना पड़ेगा। उस फर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, एक नाम रखना पड़ेगा। तो उसे हम फर्म्स नेम कहते हैं। ठीक है, जिस नाम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस नाम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसे फर्म्स नेम रखेंगे और कलेक्टिवली उसको क्या बोलेंगे, फर्म ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। आई बात समझ में, नोट डाउन करो फटाफट, वीडियो को पॉज करके। ध्यान रखो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है। क्लियर, करो फटाफट। कर लिया, आ जाओ फटाफट नेक्स्ट फीचर। पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के फीचर्स, इनके क्या क्या फीचर्स है। यहां पर फीचर मत डालो, आप एलिमेंट डालो, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन्हें हम फीचर नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इन्हें हम फीचर्स नहीं बोलेंगे, फीचर्स को काट दो। इनको काट दो, ये कट जाएगा। फीचर्स नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो आवश्यक तत्व है, इसेंशियल जो एलिमेंट्स है, इसेंशियल एलिमेंट्स, इन्हें एलिमेंट्स बोलेंगे, फीचर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स जो आवश्यक तत्व होते हैं पार्टनरशिप के, ये तो जरूरी है। पार्टनरशिप इसे कहेंगे कि ये आपके 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, मैं यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, वो होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहे हैं 7 एलिमेंट्स, ये हैं भैया, दिखाई दे रहे हैं आपको 7 एलिमेंट्स। क्या है कि पार्टनरशिप तभी बोलेंगे जब उसमें 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होंगे। पार्टनरशिप उसे ही बोलेंगे जिसमें 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होंगे, एटलीस्ट 2 पर्सन तो होने चाहिए, उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप किसी स्टेटस से स्टार्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्चुअल, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल करना पड़ता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल करना पड़ता है, उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अराइज होती है, ठीक है। और पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है, ध्यान रखना बिजनेस होना जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। जैसे हमने मान लो एक रूम है, उसे 2 पर्सन क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम उसे पार्टनर बोल देते हैं, पार्टनर ढूंढ ले। दो पर्सन उस रूम को क्या कर लेंगे, किराए पर ले लेंगे, ठीक है, तो उसे हम रूममेट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम पार्टनर नहीं बोलते हैं, उसे हम रूममेट बोलते हैं, पार्टनर नहीं बोलते हैं। क्योंकि पार्टनर तो तब बोलेंगे जब कोई बिजनेस कर रहा होगा, जब किसी बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तब हम उसे पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप बोलेंगे जब किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, वो तो एक रूम को रेंट पर ले रहे हैं, उसके लिए उसको एक यानी कुछ रेंट को शेयर करने के लिए एक पर्सन की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं रूममेट। क्या बोलते हैं, रूममेट, ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना, पार्टनर नहीं बोलेंगे, ठीक है, रूममेट बोलेंगे, ठीक है। और चौथी चीज है कि वो रूममेट जो है, वो जो पार्टनर हमने रखा है, जो पार्टनर हमने बिजनेस के लिए दूसरा पार्टनर हमने रखा है, हम रूम की बात नहीं कर रहे, अब बिजनेस पे आ जाओ, बिजनेस के लिए ही हम पार्टनरशिप करेंगे, है ना। तो जो बिजनेस के लिए हमने पार्टनर लिया है, वो दोनों पार्टनरों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेथफुल होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, फेथफुल होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शेयर हमने जो पार्टनरशिप करी है, जो 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं किसी वन प्लेस पर, तो वो क्यों हुए, एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट जो किया है वो क्यों किया है, किसी बिजनेस को करने के लिए। अब बिजनेस में क्या ऐसी तैसी कराएंगे, बिजनेस क्यों कर रहे हैं, बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि जो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट है उनको शेयर करने के लिए, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेगा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो प्रॉफिट होगा उसको हम शेयर करेंगे, जो लॉस होगा उसको भी हम शेयर करेंगे, कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्लियर। तीसरा है, मैंने आपको जब डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस बताया था तभी बता दिया था कि यहाँ पर पार्टनर की जो लायबिलिटीज होती है, जो पार्टनर की यहाँ पर लायबिलिटीज होगी वो कौन सी होगी, अनलिमिटेड होगी। यहाँ पर जो पार्टनर की जो लायबिलिटीज होगी वो कौन सी होगी, अनलिमिटेड होगी। यहाँ पर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको समझाया था और समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब मैं वापस और समझा दूंगा जब 1 बाय 1 हम इसे पढ़ेंगे, क्लियर। और 7th एलिमेंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। पहली बात तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, जब यहाँ पर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग कोई बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगेगा वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उस बिजनेस को आपके ऊपर है कि आप उसे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते। कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरीली है, अपनी इच्छा से आप इसका रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और चाहो तो नहीं करवाना है तो मत करो, कंपलसरी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इलीगल नहीं माना जाएगा यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ही कहा है कि आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरीली है, अपनी इच्छा के अनुसार। यदि आपने नहीं कराया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपके बिजनेस को इलीगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा जब रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कुछ तो बेनिफिट्स का लॉस होता ही है। रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं, रजिस्ट्रेशन से ये है कि बेनिफिट जो मिलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन से उसका आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। तो वो हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हम 7th एलिमेंट हैं उनके बारे में हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो ना, आगे कब डिस्कस करेंगे,
पता है? आगे का मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बच्चों आप इसके लिए एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। और उस एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशन बाबा, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास जो लगेगी, वो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका लगेगा वो एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन पर लगेगा, ठीक है। तो आप एजुकेशन बाबा के नाम से जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर लो, आप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आप डाउनलोड कर लेना और आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो आज के लिए क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप एजुकेशन बाबा नाम से एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड करो। नेक्स्ट क्लास हम वहां पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय। बाय बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर इन्फॉर्म करना ना।